हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। तो चलिए क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कटक में हुआ था। कटक आपका जो है उड़ीसा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में ये आईसीएस के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1942 में ये जर्मनी चले गए। उन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली और नेताजी के नाम से ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। डी आपका करेक्ट आंसर है। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1939 में। डी आपका सही जवाब है। 4 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? बताइए। सेम क्वेश्चन है, 1939 में इन्होंने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्ष 1947 में फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉरवर्ड ब्लॉक ने शक्ति के हस्तांतरण को झूठे शक्ति हस्तांतरण की संज्ञा दी और उनका कहना था कि भयभीत बुर्जुआ लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्यवादियों से साझेदारी स्थापित कर ली है ताकि जनता के संघर्ष को समाप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह का जो कह सकते हैं आईएनए मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। और देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने ही किया था। वे ब्रिटेन के भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए और जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के हवाले कर दिया तो वे उन लोगों को जो है आजाद हिंद फौज के सेना में भर्ती करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईएनए मानसिक पुत्र था किनका? तो ये ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आइवाची फुजिवारा का मानसिक पुत्र था, यानी पहला और चौथा। डी आपका सही ऑप्शन है। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली 1/14 पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। जापान के मेजर आइवाची फुजिवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही जो है कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया था। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह जो है इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को जो है शामिल किया गया। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजिवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो मोहन सिंह ने। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजिवारा का नाम अगर विकल्प में दिया होता तो यही आपका राइट आंसर होता, लेकिन नहीं है, तो मोहन सिंह आपका करेक्ट आंसर है। तो कंफ्यूजन जो है नहीं पैदा करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। तो 1942 में।
व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी। इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीय द्वारा राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधि समिति के गठन का जो है प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय और अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। तो याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ये काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष थे, जबकि केपी के मेनन, निधाम राघवन नागरिक सदस्य और मोहन सिंह एवं गिलानी जो थे ये सैनिक सदस्य थे। तो याद रखिएगा, केपी के जो मेनन थे ये मतलब कि, और निधाम राघवन नागरिक सदस्य थे, और मोहन सिंह गिलानी जो ये दोनों थे ये सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जो है ये जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में आजाद हिंद फौज के नाम से जो है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, कौन था? तो मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। क्वेश्चन नंबर 11 है, आजाद हिंद फौज सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, कब की गई? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। ये आपका सही जवाब है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, बताइए। तो ये तत्कालीन मलाया में जो है अस्तित्व में आई थी। डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब जो है सिंगापुर द्वीप ये ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में 3 भाग थे, पहला फेडरेटेड मलय, दूसरा अनफेडरेटेड मलय और तीसरा स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। पहला जो है मलक्का, ये वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। दूसरा है डिडिंग, ये वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। तीसरा है पेनांग, ये वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और सिंगापुर चौथा है। ये सिंगापुर जो है अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद ने एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से जो है इसे अलग कर दिया। इसी दिन से स्वतंत्र देश यह बन गया। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था तब वह मलाया का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इनका नाम है रास बिहारी बोस। बी आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15,
आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित था? तो ये रंगून में है, और मतलब रंगून में था। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताइए ये किनका स्टेटमेंट है? तो देखिए ये सुभाष चंद्र बोस ने ये स्टेटमेंट दी थी। सिंगापुर में अपने जो सैनिकों का आह्वान था, सैनिक आह्वान के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कहा था बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शिष्य फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस का यह नारा याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? देखिए ये सेना जिसने बनाई थी उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सी आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से किसने रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की स्थापना की? बताइए। तो देखिए इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस सही जवाब होगा। रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की पहली महिला ब्रिगेड थी। रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की ये कमांडर थी। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड थे। कौन कौन? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर जो है संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो याद रखिएगा देश नायक किसने कहा था और देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 20 है जय हिंद किसका नारा था? बताइए। तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का एक ढंग था तथा आज यह जो है सारे देश का नारा हो गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को जो है मनाया गया था? तो देखिए 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। आजाद हिंद फौज दिवस जो है 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक आजाद हिंद फौज के सिपाहियों आर के सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जो है इन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो याद रखिएगा कि लाल किले में मुकदमा किन किन लोगों पे चलाया गया था? तो आजाद हिंद फौजी के सिपाहियों पे जो जिनका नाम है आर के सहगल, शाहनवाज खान, इसके बाद गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, इन तीनों पे जो है कहने का मतलब लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है आजाद हिंद फौज के किस सैनिकों को जो है 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था? तो देखिए इसमें राशिद अली आपका सही जवाब है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों में प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को जो है फांसी की सजा हुई। राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में जो है तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली, जवाहरलाल नेहरू,
प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जो है अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारियों ने किस अधिकारी ने लाल किले पे चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो देखिए इसमें जो आपको नाम बताना है, 4 ऑप्शन है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों में जो लाल किले के मुकदमा से वंचित रहे, यानी इन पे नहीं चलाया गया था, वो है मोहन सिंह। सी आपका सही जवाब है। इसके बाद गुरुदयाल सिंह, प्रेम सागर, शाहनवाज, इन तीनों पे जो है लाल किले मुकदमा चलाया गया था। इसके बाद इनके बारे में 2-4 पॉइंट है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आजाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पे चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक और अधिकारियों पर जो है अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख, पीके सहगल, शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इनको जो है कि इन तीनों को अभियुक्त बनाया गया। बचाव पक्ष की ओर से भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, नेहरू जो थे ये वकील थे। 25 साल बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था नेहरू ने इस केस में, और इसके कह सकते हैं, और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो भूलाबाई देसाई थे। ये आपका सही जवाब है। 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में जो पैरवी किया था, किन लोगों ने किया था? कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूलाबाई देसाई आदि वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाबाई देसाई कर रहे थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो भूलाबाई देसाई, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया कब? वर्ष 1945 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में जो है उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसकी वकालत की? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से जिसने वकालत की उनका नाम था, बताइए क्या नाम था? देखिए सर टीबी सप्रू, ठीक है, इनका नाम आपका जो है यानी डी ऑप्शन आपका सही है। ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3-4 लोगों का जो नाम है इस केस में जो वकालत कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है, याद नाम नाम जो है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो बताइए, अगर आपको 3-4 नाम वो याद होगा तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए इसमें जो है वकालत नहीं किया था, यानी इस केस में इनका कोई संबंध नहीं था वकालत में। भूलाबाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू जो है ये वकील थे, इस केस के नेतृत्व किया था। तो आपका जो है इसमें सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जो है जुटाने में सक्षम हुए थे? वे कौन थे? देखिए, अगर इनके बारे में जो ऊपर में वर्णन किया गया है वो है जवाहरलाल नेहरू, यानी डी आपका सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो चलिए इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो देखिए सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट है।
ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा इनका नाम। इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। और अन्य जो 2 सदस्य थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन दोनों का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो देखिए इसमें सही जवाब है सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1946, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? पहला है नेहरू समिति ने, दूसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन ने, तीसरा ऑप्शन है आपका क्रिप्स मिशन है, और चौथा है कैबिनेट मिशन है। तो आपका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा और इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स मतलब कि ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को जो है सुझाया था। प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की। प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से जो है गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। पहले आपको याद रखना है कि 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन से थे। तो देखिए 3 जो लोग थे इसमें आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होगा, ठीक है। इसके बाद एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। लॉर्ड एमरी इसमें इसका सदस्य यानी नहीं थे, यानी डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सेम क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है। तो जॉन साइमन जो है इसमें मतलब इस कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? अगर आपको तीनों का नाम याद होगा तो आप पूरे क्वेश्चन तो जो है आंसर करते चले आएंगे। पहला है इसमें देखिए 3 जो लोग हैं कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है। इसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके बाद एवी अलेक्जेंडर। विलियम वुड जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आपका ए करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया, ठीक है। किसी के बारे में जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, आपको बताना है वो किस कमीशन, पैक्ट या मिशन से संबंधित है। तो इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी जो है भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है? तो कैबिनेट मिशन से है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में 2-4 पॉइंट है, देख लेते हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे, कौन कौन थे याद रखना जरूरी है। पहला है भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। दूसरा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग जो है ठुकरा दी गई। तीसरा है भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत शामिल होंगे। चौथा है संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव की जो घोषणा थी याद रखना है कि क्या क्या था, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए पाकिस्तान की स्वीकृति जो है इसमें मतलब कि इनके जो लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी ठुकरा दिया गया था, इनकार कर दिया गया था। सी आपका सही जवाब है। तो स्वीकृति नहीं दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? बताइए। तो देखिए इसमें आपका जो है कैबिनेट मिशन 1946 सही जवाब होगा। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है। पहला है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। दूसरा है, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। तीसरा, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो बताइए कौन कौन इसमें सही है? देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए कैसे होगा ए ऑप्शन? देखिए 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा कैबिनेट मिशन। भारत और मतलब कि जब भारत ये पहुंचा तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से जो है ये लंबी बातचीत किया। मतलब कैबिनेट मिशन के बीच जो है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। भारत के प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम लीग, कांग्रेस के मध्य भारत की एकता और बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका। इसके लिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया और यह प्रस्ताव वायसराय, लॉर्ड वेवेल और शिष्टमंडल मतलब के एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किए गए। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन यानी शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव जो थे निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला था भारत में ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामलों, रक्षा, संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। दूसरा जो था, संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि मतलब होने चाहिए। और तीसरा जो इनका था, प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर से सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्त प्राप्त हो और से शक्तियां उन्हीं के पास हो। चौथा था, प्रांतों को छोटे और बड़े गुट बनाने का अधिकार हो और इन गुटों के क्या अधिकार होंगे इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। पांचवा था, इसमें प्रांतों को 3 वर्ग अ, ब, स में बांटने की बात कही गई थी। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा जो है अवर्ग में होंगे। उत्तर पश्चिमी के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जो है पंजाब, सीमा प्रांत तथा सिंध वर्ग बी में होंगे और वर्ग स में जो होगा बंगाल और असम। इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्ति तथा आईसीएस में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? बताइए कौन था? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि जो है यातना से मुक्त हो सकती थी। तो याद रखिएगा, जिन जो लोग मतलब जी कहने का कैबिनेट मिशन के पक्ष में जो लोग थे उनका नाम इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में जो है दोनों से वार्ताएं की। 15 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संविधान सभा 1946। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होता है
जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। 1942 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में जो है संविधान सभा के अर्थ का महत्व की व्याख्या की गई। उल्लेखनीय है कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने 1934 में होता तो आपका विकल्प यही सत्य होता, लेकिन क्योंकि 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। तो याद रखिएगा, अगर 1934 होता स्वराज पार्टी ने 1934 तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया गया था, बताइए किसके अंतर्गत गठन किया गया था। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री कौन कौन थे, ऊपर में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस ने स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए ही शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना है, अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था और मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया, यानी संविधान सभा के गठन का विचार दिया, तो बताइए। तो इसमें होगा आपका कैबिनेट मिशन, सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, बताइए। तो 10 लाख व्यक्ति, बी आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए जो है एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम और सिख, केवल पंजाब में। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। तो बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको कमेंट में बताना है, तो कमेंट करिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपका सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो आपका जो विकल्प होगा उत्तर का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए है जो इसमें स्टेटमेंट दिया ए में, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी है, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जीना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और डी जो है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत
किया गया। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का जो है चुनाव हुआ। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम के लिए 73 और 15 जो है अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई और राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। भारत के संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन था, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? बताइए। ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? वो थे जीवी मावलंकर। बी का करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला था। ब्रिटिश युग में मावलंकर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे और वे 1937 से 1946 तक कह सकते हैं इसके दौरान, मतलब इस पीरियड के दौरान बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। तो याद रखिएगा इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए किसने की थी? सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन है। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली मतलब अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो है 2 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ और जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? बताइए। तो सितंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1946। 4 नंबर है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आपका जो विभाग था वो खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसके बारे में 1-2 पॉइंट है, पहले देख लेते हैं, फिर 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड ये मतलब मिनिस्टर थे और इस सरकार में रक्षा विभाग जो थे बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जो था जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो याद रखिएगा विदेश मामला राष्ट्रमंडल संबंध का जो विभाग था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। 5 नंबर क्वेश्चन है अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो बताइए। इसमें आपका सही जवाब है आसफ अली। 1946 के अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया जब लियाकत अली खां को जो है जो विभाग दिया गया था वह विभाग था वित्त से संबंधित यानी वित्त विभाग था। सी आपका सही है। 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर जो है लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर जो है अत्यधिक कर लगाए। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? बताइए कौन थे? तो देखिए इसमें आपका लियाकत अली खां सही जवाब है, सी ऑप्शन सही है। और
8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो बी आर अंबेडकर जो है अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की जो है स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जॉन मथाई, इसके बाद जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सी एच भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा जो है नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। 5 सदस्य इसमें कांग्रेसी शरद चंद्र बोस और सफात अहमद खां, सैयद अली जहीर, इनके स्थान पे जो है शामिल किए गए थे। बी आर अंबेडकर इसमें शामिल नहीं थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सितंबर 1946 को जो है गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? अबुल कलाम आजाद आपका सही जवाब है, ये कोई मंत्री नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। कौन कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अरुणा असफ अली, राजगोपालचारी, शरद चंद्र बोस और डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और सी एस भाभा। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को जो है 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां को हटाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में बनाई थी। बंगाल में ए के फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार द्वारा जो है गठबंधन सरकार ने 1946 में चुनाव में सत्ता में आई। यानी बंगाल में ए के फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच एस सुहरावर्दी थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु जो है सुनिश्चित की थी? वो आपका दिवस है 16 अगस्त 1946 का। डी आपका करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को जो है नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। तो इस कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा, याद रखना है इसका नाम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। कोई भी आपका सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कहने का मतलब डिस्कशन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और करंट अफेयर से अपडेट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों का आपको लिंक दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में।